23 मार्च 1931। लाहौर सेंट्रल जेल का अंधेरा कमरा, दीवारों पर सन्नाटा और हवा में मौत की खामोशी। 3 नौजवान सिर ऊंचा करके मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते हैं और उनमें से एक नाम भगत सिंह। पर सवाल यह है, क्या भगत सिंह सच में शहीद थे या उन्हें एक राजनीतिक मोहरा बनाकर शहीद का दर्जा दे दिया गया? उनकी वीरता क्या थी? उनका मकसद क्या था? आइए परत दर परत जानते हैं वो सच जो किताबों से छुपा दिया गया। ब्रिटिश राज की जंजीरों में भारत, 20वीं सदी की शुरुआत का भारत, जहां हर कोने पर ब्रिटिश हुकूमत का कहर था। एक ऐसा दौर जहां भारतीयों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था। आम आदमी की जिंदगी भूख, शोषण और अपमान से भरी थी। किसानों की जमीनें छीन ली जाती थीं, मजदूरों से जानवरों की तरह काम लिया जाता था और युवाओं को शिक्षा की जगह विदेशी सत्ता की गुलामी दी जाती थी। सरकार के हर फैसले का मकसद एक ही था, भारत को लूटना और भारतीयों को दबाना। न कानून था, न इंसाफ। जो भी विरोध करता उसे या तो गोली मार दी जाती या जेल में सड़ा दिया जाता। ऐसे समय में 2 रास्ते थे। एक था गांधी जी का सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग, और दूसरा था युवाओं द्वारा चुना गया क्रांति का रास्ता। भगत सिंह ने दूसरा रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ प्रार्थना और उपवास से अत्याचारी सत्ता नहीं झुकेगी। उन्हें लगा कि अब वक्त है सीधे आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने का, चुनौती देने का। अब सोचिए, जब आज के जमाने में हम बिजली का बिल समय पर भरने से डरते हैं, उस दौर में कोई सीधा अंग्रेज अफसर के सामने बम फोड़ने का प्लान बना रहा था, और वो भी बिना डरे। अरे भाई, ये तो रियल करेज था। जलियांवाला से जगा इंसाफ का ज्वाला। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्वक एक सभा में इकट्ठा हुए थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी थे। उनका कसूर सिर्फ इतना कि वे अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरोध में अपनी बात कहना चाहते थे। लेकिन जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। लगभग 1650 राउंड गोलियां चली। पूरा बाग खून से लाल हो गया। कोई कुएं में कूद गया, कोई बच्चों को ढककर गिर गया। यह नरसंहार नहीं, इंसानियत की हत्या थी। उस दिन भगत सिंह, जो सिर्फ 12 साल के थे, खुद वहां नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने घर लौटकर समाचार सुना तो उनका दिल कांप उठा। अगले दिन वो चुपचाप स्कूल से निकले और जलियांवाला बाग पहुंचे। उन्होंने वहां की मिट्टी को अपने रुमाल में बांधकर वापस लाया, और वही मिट्टी उनकी चेतना की जड़ बन गई। ये घटना उनके भीतर एक ज्वाला बनकर जल उठी, एक इंसाफ की ज्वाला। उन्होंने तय किया कि अब सिर्फ रोने या सहने से कुछ नहीं होगा, अब जवाब देना होगा अंग्रेजों को, उनके कानूनों को और उनके अहंकार को। यही वह मोड़ था जब एक मासूम बालक एक चिंतनशील क्रांतिकारी बनने की राह पर चल पड़ा। लेकिन क्या सिर्फ गुस्से से देश आजाद होता है? भगत सिंह के पास एक पूरी रणनीति थी, जो अब जानेंगे अगले हिस्से में। शिक्षा, सोच और सिद्धांत। भगत सिंह सिर्फ हथियार उठाने वाले युवा नहीं थे, वे एक विचारशील, अध्ययनशील और चिंतनशील योद्धा थे। उनका क्रांतिकारिता का मार्ग तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि विचार और अध्ययन का परिणाम था। लाहौर नेशनल कॉलेज से उन्होंने इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र की पढ़ाई की, लेकिन असली शिक्षा उन्हें पुस्तकों से मिली, मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और रूसी क्रांति से। वे साम्यवाद और समाजवाद को पढ़ते थे, लेकिन केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि व्यवहार में उतारने के लिए। उन्होंने किताबों से यह सीखा कि क्रांति केवल शासक बदलने का नाम नहीं है, बल्कि सोच, व्यवस्था और मानसिकता बदलने का नाम है। उनके अनुसार जब तक आम जनता खुद को कमजोर मानेगी, तब तक वह किसी भी सत्ता का शिकार बनी रहेगी। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठनों को विचार और संगठन का मंच बनाया। उनका मकसद था युवाओं को समझाना कि आजादी केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक और मानसिक भी होनी चाहिए। उन्होंने लिखा, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। सोचिए, आज के समय में हम सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल कोट्स पढ़कर खुद को डीप थिंकर समझ लेते हैं, और एक 21 साल का युवक जेल में बैठकर समाजवाद पर लेख लिख रहा था, वो भी फांसी के इंतजार में। असेंबली बम कांड, शोर नहीं, संदेश। 8 अप्रैल 1929।
दिल्ली का सेंट्रल असेंबली हॉल। संसद में एक बिल पास होने वाला था जो औपनिवेशिक शासन को और सख्त बना देता। इसी के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां बम फेंके, पर ये बम जान लेने के लिए नहीं थे, ये बम थे सुनाने के लिए, जगाने के लिए। बम जानबूझकर खाली स्थान पर फेंके गए थे ताकि किसी को चोट न पहुंचे, क्योंकि मकसद था ध्यान खींचना, हिंसा फैलाना नहीं। बम के साथ पर्चे भी फेंके गए थे जिनमें लिखा था, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े रहे, भागे नहीं। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया ताकि अदालत को एक मंच बनाया जा सके, विचारों का, विरोध का और आजादी की मांग का। उनके कोर्ट में दिए गए बयान आज भी युवाओं को सच्ची देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। अब सोचिए, कोई बम फेंकने के बाद भागने की जगह खड़ा रह जाए, खुद गिरफ्तारी दे और फिर कोर्ट में बहस करे। यह कोई फिल्मी हीरो नहीं था, यह असली इनकलाबी था। उनका उद्देश्य एकदम साफ था, शोर नहीं, संदेश देना। एक ऐसा संदेश जो ब्रिटिश संसद तक पहुंचे और हर भारतीय के सीने में आग लगा दे। और वो हुआ भी। अगले ही दिन अखबारों की सुर्खियां थी, रेवोल्यूशन इन इंडिया। भगत सिंह एक नाम नहीं, एक विचार बन चुका था। जेल के भीतर क्रांति। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल भेजा गया, लेकिन जेल उनके लिए बंदी गृह नहीं, एक विचारशाला बन गई। उन्होंने तय कर लिया था कि अब जेल को ही अपने संघर्ष का नया मैदान बनाएंगे। वहां उन्होंने अन्य कैदियों की हालत देखी। भारतीय कैदियों को अंग्रेजों से कमतर भोजन, खराब वस्त्र और अमानवीय व्यवहार झेलना पड़ता था, जबकि अंग्रेज कैदी आराम से रहते थे। भगत सिंह ने इस भेदभाव के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह भूख हड़ताल 116 दिनों तक चली। सोचिए, 116 दिन बिना भोजन, बिना कमजोरी दिखाए, सिर्फ एक न्याय की मांग के लिए। यह कोई आत्महत्या नहीं थी, यह एक सुनियोजित प्रतिरोध था। उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया, लेकिन उनका संकल्प और तेज हो गया। इस हड़ताल ने पूरे भारत का ध्यान खींचा। छात्र सड़कों पर उतरे, अखबारों में उनके संघर्ष की चर्चा होने लगी। इसी दौरान उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसा लेख लिखा, जिसमें धर्म, तर्क और आस्था पर उनकी गहरी समझ दिखाई देती है। यह लेख आज भी युवाओं को सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने अपनी लेखनी से साबित किया कि वे केवल क्रांति के नायक नहीं, विचारों के योद्धा भी थे। अब सोचिए, आज का इंसान डाइटिंग में 3 दिन भूखा नहीं रह सकता, और ये नौजवान न्याय के लिए 116 दिन तक अन्न जल त्याग देता है। क्या यह सिर्फ क्रांति थी या तपस्या? भगत सिंह ने जेल में रहकर भी अपनी लड़ाई जारी रखी। वह दीवारों से नहीं, विचारों से टकरा रहे थे। उनकी कलम उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यही कारण था कि ब्रिटिश सत्ता उनसे डरती थी, क्योंकि उन्हें मारना आसान था, लेकिन उनके विचारों को मिटाना असंभव। राजनीतिक चुप्पी और बलिदान का सौदा, यह वह हिस्सा है जो इतिहास की किताबों में अक्सर धुंधला रहता है। भगत सिंह की फांसी के समय की राजनीतिक चुप्पी। देश भर में आवाजें उठीं कि भगत सिंह को बचाया जाए। छात्रों, मजदूरों, बुद्धिजीवियों और आम जनता ने मांग की कि उन्हें माफी दी जाए या उनकी सजा टाली जाए। पर सवाल यह है, क्या उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने सच में उन्हें बचाने की कोशिश की? महात्मा गांधी उस समय ब्रिटिश सरकार से गांधी इरविन समझौता कर रहे थे। देश को उम्मीद थी कि वह भगत सिंह की फांसी रोकने की बात जरूर करेंगे, लेकिन समझौते में भगत सिंह का नाम तक नहीं था। यह चुप्पी सिर्फ राजनीतिक रणनीति थी या एक जानबूझकर लिया गया फैसला? भगत सिंह खुद जानते थे कि उन्हें शहीद बनाया जाएगा। उन्होंने अपने आखिरी पत्रों में लिखा, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन अगर मेरा मरना भारतीय युवाओं में क्रांति की चिंगारी जला दे तो मेरी मौत भी मेरी जीत होगी। सोचिए, एक तरफ एक नौजवान मौत का इंतजार कर रहा था और दूसरी तरफ नेताओं की मेज पर समझौते हो रहे थे। क्या उस दौर की चुप्पी ने एक महान क्रांतिकारी को मौत की ओर धकेला? पर भगत सिंह की मौत क्या उनका अंत थी या उसकी शुरुआत थी? चलिए अगले हिस्से में जानते हैं कैसे उनकी सोच आज भी मशाल बनी हुई है। सोच की मशाल आज के युवाओं के लिए। भगत सिंह की सोच सिर्फ 20वीं सदी के भारत के लिए नहीं थी, वह आज के युवाओं के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनका कहना था,
क्रांति की तलवार विचारों की सांड पर तेज होती है। यानी असली बदलाव विचारों से आता है, हथियारों से नहीं। आज जब युवा सोशल मीडिया पर गुम है, ट्रेंडिंग हैशटैग्स और रील्स में उलझे हुए हैं, भगत सिंह का संदेश उन्हें झकझोरता है। सवाल करो, सोचो, पढ़ो और बदलाव लाओ। वे चाहते थे कि युवा सिर्फ भीड़ का हिस्सा न बने, बल्कि नेतृत्व करे। उन्होंने कहा था, मैं एक सपना देखता हूं, एक ऐसे समाज का जहां किसी का शोषण न हो, जहां शिक्षा सबके लिए हो, जहां धर्म और जाति के नाम पर कोई बांट ना हो। अब जरा सोचिए, अगर भगत सिंह आज होते तो इंस्टाग्राम पर लाइव आकर बोलते, फॉलो नहीं, सोचो। उनकी सोच आज भी उतनी ही तेज है जितनी उनके जमाने में थी। हमें जरूरत है उस मशाल को फिर से जलाने की। नारे लगाने से नहीं, बल्कि सोच बदलने से क्रांति होती है। और भगत सिंह का सबसे बड़ा संदेश यही है, तुम सोचते रहोगे तो बदलाव जरूर होगा। शायद भगत सिंह को फांसी से रोका नहीं जा सका, लेकिन उनकी सोच को हम आज भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने चुनावों से। क्या वो शहीद थे? आखिरी फैसला आपका। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भगत सिंह वास्तव में शहीद थे, या वो एक राजनीतिक बलिदान थे जिसे हालातों ने शहीद बना दिया? कई लोग कहते हैं शहीद वो होता है जो देश के लिए जान देता है, और भगत सिंह न सिर्फ जान दे गए, बल्कि जानबूझकर मृत्यु को गले लगाया ताकि उनकी मौत एक आंदोलन बन जाए। उन्होंने खुद लिखा था, मुझे फांसी की चिंता नहीं, मैं चाहता हूं मेरी शहादत इस देश की आत्मा को जगा दे। उन्होंने अपने जीवन को नायकत्व में बदल दिया, एक ऐसा नायक जो बंदूक से नहीं, सोच से लड़ता था। आज भी जब किसी नई क्रांति की बात होती है, भगत सिंह का नाम लिया जाता है। यह साबित करता है कि शहादत शरीर की नहीं, विचारों की अमरता है। तो क्या वो शहीद थे? हां, पर सिर्फ ब्रिटिश सरकार के हाथों मारे गए क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक ऐसे विचार के प्रतीक जो कभी मर नहीं सकता। उनका नाम सिर्फ इतिहास में नहीं, भारत के हर सोचने वाले दिमाग में जिंदा है। लेकिन अगर भगत सिंह आज जिंदा होते, तो क्या वो हमारे सिस्टम से संतुष्ट होते? शायद नहीं। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमने उनकी कुर्बानी का सही इस्तेमाल किया? अगर भगत सिंह की यह कहानी आपको झकझोर गई हो, तो एक और कहानी जरूर देखिए, सम्राट अशोक की, जो हिंसा के रास्ते से शांति के मार्ग पर आया। जानिए कैसे सत्ता की भूख ने एक राजा को संत बना दिया। वीडियो के एंड स्क्रीन पर क्लिक कीजिए और उस सफर पर चलिए जो एक सम्राट को इंसान और फिर महात्मा बनाता है। एंड स्क्रीन विद क्लिकेबल वीडियो, अशोका सम्राट, खूनी राजा से बौद्ध संत तक का सफर, पार्ट 1।